देखिए, भारत में सबसे पहले 1872 में सेंसस हुई। अंग्रेज अधिकारी जनगणना के लिए आते थे, लोग उनको मार के भगाते थे। क्योंकि उन्हें फायदा नहीं पता था उसका रिजल्ट उनको कितना नहीं अच्छा पता था, मिलेगा, उनको ये लगता था कि हमारे बच्चों को गिन के उनके ऊपर ये टैक्स लगाएंगे। कि हमारा समाज इतना पीछे नहीं है कि वो अपनाए ना उस बात को। हमारा समाज थोड़ा सा लेट समझता है, लेकिन आप और देशों में जाके देखिए, हमारा समाज बहुत साथ देने वाला है, कोऑपरेटिव है। जितना हम देखते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या के साथ समाज में अपनापन अधिक बढ़ना चाहिए। हम देख रहे हैं कि समाज में अकेलापन ज्यादा है। दिल्ली की एयर क्वालिटी बहुत बुरी हो रही है और सब लोग रास्ते खोज रहे हैं। आज उन्हीं रास्तों को हम लेकर के आए हैं डॉक्टर संजय गुप्ता जी के साथ, जो कि प्रोफेसर हैं, पीएचडी इन जियोग्राफी हैं और वैश्य कॉलेज में प्रिंसिपल भी हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप पर्यावरणविद हैं, तो हमें बताइए कि ये दिल्ली जो है अभी सांस नहीं ले पा रही है, ये ऐसे हालात पर कैसे आके अटक जाती है हर बार सर्दियों में? आपने बहुत ही ज्वलंत समस्या या प्रश्न उठाया है। इसकी जो रूट्स हैं, आज की नहीं है ये। 10 साल या 20 साल या 25 साल या 30 साल पहले जब हमें ये लगता था कि दिल्ली के अंदर आबो हवा इस स्तर की हो सकती है कि वो मनुष्य के लिए जहरीली होनी शुरू हो जाएगी, तब हमने इसके ऊपर काम करना आरंभ करना चाहिए था। और हम अभी भी नहीं जाग रहे। अब ये समस्या एक इस सीमा तक पहुंच चुकी है जिसे हम कई बार बोलते हैं कि स्टेज 4 आ चुकी है जी। कई बीमारियों में हम स्टेज 4 बोलते हैं। आप ये मान लीजिए कि दिल्ली में जो अब ब्रीदिंग क्वालिटी जो भी है, सांस लेने के लिए जो एयर है, उसकी जो डिटीरियरेशन है इस लेवल तक हो रही है कि हमें युद्ध स्तर के ऊपर इसका प्रयास करना पड़ेगा। अब कारण क्या है इसका, कि ऐसा क्यों हो रहा है? सर्दियों में ही क्यों होता है मेनली? सर्दियों में भी ज्यादा हो जाता है, गर्मी में भी थोड़ा बहुत रहता है। सर्दियों में जो दिल्ली है वो खुद के भी कारण है, लेकिन आसपास के जो प्रांत हैं उनके जो मिसडीड्स हैं उनके लिए दिल्ली प्राइस पे कर रही है। जैसे कि दिल्ली के बिल्कुल पड़ोस में हरियाणा पंजाब है, और जो सर्दी में यहाँ पर एयर क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है, जिसको हम AQI बोलते हैं, जो कि 450 या 500 तक भी चला जाता है। उसका मुख्य रूप से कारण ये है कि जो दिल्ली के उत्तर में जो प्रांत है उस समय खरीफ का सीजन समाप्त होता है, और खरीफ की फसलों की जो वेस्ट होती है, जो रेजिडुअल्स होते हैं, जो पराली इत्यादि चीजें बच जाती हैं, उसको सही तरीके से हम डिकम्पोज नहीं करते। वन थिंग, हमारे पड़ोस में से दिल्ली के बिल्कुल साथ में अरावली की हरियाणा का जो पार्ट लगता है, जैसे कि फरीदाबाद, गुड़गांव इत्यादि है, बहुत ज्यादा खनन होता है। आप उन साइड में जाके देखिए, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे चारों तरफ धूल फैली हुई है। अच्छा। हवा के साथ वो कण घुल के जब चारों तरफ फैलते हैं, और दिल्ली एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसी लोकेशन है जिसके एक तरफ अरावली है और साउथ में विंध्याचल है। वहां पे यदि कोई कण आ जाते हैं एयर के, तो जल्दी से दूसरी जगह नहीं जाते। हवा स्टेगनेंट हो जाती है। अब स्टेगनेंट हवा हो गई, हवा के अंदर धूले के कण भी आ गए, हवा के अंदर धुएं के जो पराली इत्यादि है उसके कण भी आ गए, और जब खुद इस लोकल पार्ट पे हवा के स्टेगनेंट होने से धुंध, कोहरा, कुहासा, इस प्रकार के मौसमी घटनाक्रम होते हैं। उन मौसमी घटनाक्रम के साथ ये मानवीय कारण से जो समस्या है ये मिक्स हो जाती है। जैसे कि ट्रैफिक से आने वाला धुआं, जैसे कि ट्रैफिक से आ गया, या कुछ जितना भी जैविक ईंधन है, जैविक ईंधन मुख्य रूप से पेट्रोल, डीजल और कोयला, इनको हम मानते हैं, ये धुआं देता है। देखिए, दिल्ली में तो CNG भी काफी चला है। CNG इनसे बेटर बताया जाता है, लेकिन CNG में भी ऐसे सुनने में आता है कि कुछ ऐसे जहरीले कण हैं जो हमारी हवा को इस प्रकार से दूषित करते हैं कि सांस के साथ ये कण फेफड़े के अंदर इंफेक्शन पैदा करते हैं। ओके जी। इसके साथ में ही जैविक ईंधन को साइड में करते हुए या CNG को साइड में करते हुए, यदि हम
इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रयोग ज्यादा बढ़ा दें, जी। जो कि अब दिल्ली में और आसपास के एरिया में आप देख भी रही हो, 2 पहिया वाहन भी है, 4 पहिया वाहन भी है, उनका इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बहुत क्रेज चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ट्रैफिक से प्रदूषण है उसका समाधान एक ये हो सकता है कि भविष्य में हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़े, एक चीज। जी। दूसरा, बिल्कुल अपने आसपास के मार्केट के लिए जब हम निकलते हैं, हम उसके लिए भी अपनी गाड़ियां या स्कूटर या स्कूटी इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि 1 किलोमीटर या इससे कम यदि हमको चलना हो तो हम पैदल ही निकल जाए, शरीर भी ठीक रहेगा। और यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो यदि एयर थोड़ी बहुत प्रदूषित भी है तो हमारा शरीर उससे इफेक्टेड नहीं होगा। अब जो आपने दिल्ली की सांस लेने की समस्या, घुटन की बात की, अब देखिए इस समय उत्तरी भारत में सर्दी का मौसम की शुरुआत होती है जी। और हम कहते हैं कि मौसम बदल रहा है, अपना ध्यान रखना, सर्दी से बचाव रखना। और अनेक स्थानों पर अपने परिवार में भी, अपने जानने वालों में, अपने सर्कल में आप देखती हैं कि वे लोग नज़ला, जुकाम, निमोनिया इत्यादि से पीड़ित हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल सर्दी से ही पीड़ित हो रही है, ऐसा नहीं है। उस ठंड के अंदर या उस हवा के अंदर जो प्रदूषित कण है, विषैले कण है, वो मुख्य रूप से हवा की घुटन के लिए जिम्मेदार हैं। वो मुख्य रूप से हमारी बीमारियों के लिए, मुख्य रूप से संक्रमण के लिए, उन सभी चीजों के लिए ये चीजें जिम्मेदार है। जो हालातें चल रही हैं जी। और इनको ओवरकम करना है तो क्या रास्ते निकल कर आते हैं? देखिए, जिन कारणों से हमारी एयर प्रदूषित हो रही है या सांस लेने के नाकाबिल हो रही है, पहला तो हम उन कारणों को बंद करने की कोशिश करें। ठीक है जी। जैसे कारण कहाँ से आ रहे हैं कि आसपास कहीं खनन ज्यादा है, धूल उड़ रही है, उसको कैसे रोकेंगे? उसके लिए आप एरिया फिक्स कर सकते हो ईयर में, साल में, कि इस साल की इस पार्ट में खनन करेंगे, इस पार्ट में खनन बंद कर देंगे। जब मौसम चेंज हो रहा है उस समय खनन को बंद कर दिया जाए। मतलब गर्मी के समय तो खनन किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की तरफ आते हैं, खनन रोक देना चाहिए। दिल्ली के पास के इलाके में उसकी रोक देना चाहिए। साथ में ही जो खनन के एरियाज हैं वहां पे काफी ऊंची तक पर्दे लग जाते हैं जी। आजकल आप देखें तो जो कंस्ट्रक्शन होती है, कुछ घरों के भी कंस्ट्रक्शन कराते हैं, तो जो बिल्डर्स हैं उसके पर्दे लगाते हैं। एक निश्चित ऊंचाई तक अगर वो पर्दे लगा दिए जाएं, उतनी ऊंचाई तक जहां तक धूल के कण हवा के अंदर फ्लो कर देते हैं। एक निश्चित ऊंचाई के बाद हवा के कण ऊपर नहीं उठ पा रहे क्योंकि उसमें हल्का सा वेट है। तो वो एक निश्चित ऊंचाई तक जाएंगे और फिर नीचे आएंगे। यदि वहां तक कुछ कर्टन्स हो तो एक बार तो उस पे खर्चा थोड़ा सा करना पड़ता है, लेकिन उससे बचाव कितना होता है वो कई गुना ज्यादा हो जाता है। ये तो एक कारण हो गया। दूसरा कारण ये है कि हम जो फ्यूल यूज कर रहे हैं उस पर थोड़ी सी पाबंदी लगाएं। जैसे कि दिल्ली में पिछले कुछ समय कुछ सरकार ने एक तरीका निकाला था कि ओड और इवन का, शायद मुझे ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है कि लेकिन लोगों ने तो मजाक बना लिया था उस बात का। लोगों ने इसलिए मजाक बना लिया था कि उसके लिए लोगों को पहले से मेंटली प्रिपेयर नहीं किया गया, लिटरेट नहीं किया गया। एजुकेट करना जरूरी है। देखिए, भारत में सबसे पहले 1872 में सेंसस हुई और जो अंग्रेज अधिकारी जनगणना के लिए आते थे लोग उनको मार के भगा देते थे। तो क्योंकि उन्हें फायदा नहीं पता था उसका रिजल्ट कितना अच्छा बनेगा। उनको ये लगता था कि हमारे बच्चों को गिन के उनके ऊपर ये टैक्स लगाएंगे। अच्छा। तो फिर अंग्रेजी जो सरकार थी लोगों को उसके बारे में जागरूक किया और फिर जो पहली पूर्ण जनगणना हुई वो 1881 में हुई, वो सही ढंग से हुई। तो ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट जब गवर्नमेंट शुरू करती है, यदि हम लोगों को उसके बारे में पहले जागरूक कर दें, उसके बारे में लिटरेट कर दें और उनको बताएं कि इसके अंदर गवर्नमेंट का व्यक्तिगत रूप से कोई फायदा नहीं है, ये समाज की भलाई के लिए कार्य किए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारा समाज इतना पीछे नहीं है कि वो अपनाए ना। हमारा समाज थोड़ा सा लेट समझता है, लेकिन आप और देशों में जाके देखिए हमारा समाज बहुत साथ देने वाला है, कोऑपरेटिव है। वो क्यों नहीं मानेंगे जी? यदि एक बात उनको समझ में आ गई कि इस बात से हमारा फायदा है। आप हॉस्पिटल में कितने चीजें पे कर रहे हो, कितने पैसे पे कर रहे हो। अब देखिए,
कुछ चीजें हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि डेवलपमेंट की जो विकास की दिशा है उसको मोड़ दिया जाए या विकास को रोक दिया जाए, ऐसा नहीं कह रहा मैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा विकास कहीं डायरेक्शन उसकी गलत तो नहीं है। हम जितने स्कूल कॉलेजेस बना रहे हैं, हमारे बच्चे उतने एटिकेट्स को भूल रही है। ऐसा है। जितने हम हॉस्पिटल्स नए बना रहे हैं, समाज में नई बीमारियां बढ़ रही हैं। बिल्कुल। जितने हम लोगों में नैतिक शिक्षा के लिए समाज में अनेक जो धार्मिक संत पैदा होते हैं जी। और जो अच्छी शिक्षा समाज को देती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं समाज में भ्रष्ट आचरण ज्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल। जितना हम देखते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या के साथ समाज में अपनापन अधिक बढ़ना चाहिए। हम देख रहे हैं कि समाज में अकेलापन ज्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है। तो अनेक चीजें देखिए कि क्वांटिटी के साथ हम क्वालिटी से समझौता कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जो विकास की दिशा है, कभी हम दिशाहीन हो गए हो? ऐसा ही है। मतलब हम बहुत सारी चीजें चाहते हैं। हर इंसान को अपने घर में बहुत सारे गैजेट चाहिए, अच्छा खासा फर्नीचर चाहिए, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीजें खूब चाहिए, कपड़े खूब सारे चाहिए। लेकिन इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी हम सब अतृप्त हैं। अतृप्त हैं जी। है ना जी। और सब चीजों को यूज करके हम सोच रहे हैं कि हमारा विकास हुआ, हमने ये चीज खरीद ली है, हम इसके मालिक हैं। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन इन चीजों को पाने के पीछे जो हमने अपने पर्यावरण को बलि चढ़ाया है, अगर हम सीधा साधा आरोप लगा दे सिर्फ सरकार पर, हम सीधा साधा आरोप लगा दे सिर्फ इंडस्ट्री पर, हम आरोप लगा दे रोड पर चलने वाले लोगों पर, तो भागीदारी सबकी है। भागीदारी सबकी है। केवल सरकार को दोषारोपण करके सरकार पे हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। देखिए, जो ये समस्या है कि दिल्ली जैसे विश्व के एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक शहर के अंदर सांस लेने की घुटन क्यों है और इसका समाधान क्या है? पिछले दिनों में मैंने जहां भी ट्रेवल किया है, अगर वहां पर मैंने ये बता दिया ना कि मैं दिल्ली से आई हूँ, तो उनका फर्स्ट इंप्रेशन पता क्या हुआ है? वहां की तो हवा बड़ी खराब है। आप ये मानिए कि इसका कितना बुरा असर टूरिज्म पर पड़ेगा। हमारे देश का नाम खराब हो रहा है। इसी के ऊपर एक छोटा सा हंसी की बात, ये मजाक की बात थी। एक बार हमारे यहाँ गांव में बंबई से कोई व्यक्ति आए थे और मैं उन्हें घर की बालकोनी पे जब ले गया तो उन्होंने लंबी सांस लेते हुए कहा कि यहाँ हवा में अजीब सी स्मेल किस चीज की है? अच्छा। तो मैंने उन्हें बोला, महाशय, इसे शुद्ध हवा कहते हैं। अच्छा। इसका मतलब क्या है कि हम वो जो वातावरण है, जो दम घोटू वातावरण है, क्या हम उसके अभ्यस्त होते जा रहे हैं? हम व्यक्तिगत तौर पे, एक इंडिविजुअल के तौर पे, मैं अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे आरोप लगा के अपने आप को मुक्त कर लेता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकता हूँ? मेरे पास छोटा सा घर है मान लीजिए, और मेरे पास ऐसा संसाधन नहीं है कि मैं वहां पर पेड़ लगाऊं, वृक्षारोपण करूं। क्या मैं अपने घर के अंदर वायु को शुद्ध करने वाले पौधे नहीं लगा सकता? क्या मैं गमले नहीं रख सकता? किरण जी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरी पत्नी मेरे घर की छत पे फूलों के पौधे लगाती रहती है और लगभग 100 के आसपास उसने गमले वहां पर लगाए हुए। मैं अपने घर की छत पे बैठा था एक दिन और मेरे पड़ोसी ने मुझे बुलाया कि अंकल मेरे पास आ जाइए, हम इकट्ठे बैठ के चाय पियेंगे। और मुझे वहां पर गर्मी ज्यादा लगी, जो बिल्कुल मेरे साथ का घर है। मैं हैरान रह गया और मैंने वहां पर जाकर जब थर्मामीटर से टेम्परेचर देखा तो मेरे साथ वाले घर में 3 डिग्री का फर्क था। मतलब आपका जो घर है जहाँ पौधे हैं वहां तापमान 3 डिग्री कम था और पड़ोसी की छत पर तापमान ज्यादा था। यदि हम इतने छोटे से प्रयास से, ये नहीं है मतलब कि भी एक ही दिन के अंदर आप 20 से 50 पौधे लिए, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम धीरे धीरे आप अपने शौक के हिसाब से पौधा वहां पर लगा सकते हैं, गमले में उन्हें पानी भी दे सकते हैं। तो जो हमारा देश का क्लाइमेट है, जो हम सब ह्यूमिडिटी, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मानते हैं इस देश को, खासतौर पे गर्मी के मौसम में उत्तरी भारत जलता है। उस गर्मी को, और हम सीमेंट कंक्रीट के जंगल बनाते जा रहे हैं। हाँ। हम अपना जो फॉरेस्ट कवर है उसे कम करते जा रहे हैं। जो जिसे हम फेफड़े बोलते हैं धरती के, धरती का श्रृंगार बोलते हैं, जो मनुष्य की अस्तित्व की वजह मानते हैं, उसे हम समाप्त करते जा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी छतों पर, अपनी दीवारों पर, जिसे हैंगिंग गार्डन भी बोलते हैं, जिसे छत पर गमले उगाना भी बोलते हैं, क्या एक इंडिविजुअल के तौर पे हम ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ओके। और आपने इंडस्ट्रीज की बात की। देखिए, अब समस्या कहाँ से पैदा होती है
कि हम देश भर में वन महोत्सव मनाते हैं बारिश के मौसम में, और देश के लगभग सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजेस में, सभी शिक्षण संस्थान में बच्चों को पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है। और प्रत्येक जिले में, प्रत्येक नगर में, शहर में जो वन विभाग का ऑफिस होता है, वहां से हमें पौधे भी फ्री मिलते हैं। बिल्कुल मिलते आपको हैं। पे नहीं करना। जो पौधे हमारे लिए लाभदायक हैं, जो पौधे पर्यावरण को साफ करते हैं, ऐसे पौधे वन विभाग फ्री देता है। हमने ये करना है कि हमने वो पौधा लेके आना है और हमारे जो भी स्थान हमारे पास है उसे रोप देना है, उसका ध्यान रखना है ताकि वो ग्रो करे। हजारों लाखों करोड़ों बच्चे मिलके ये काम करते हैं। उसके बाद कोई 2, 4, 5 वन माफिया के लोग आते हैं, वो 10-10 हजार, 20-20 हजार पेड़ काट के चलते बनते हैं। पौधे लगाने के लिए तो एक एक व्यक्ति आ रहा है और हम उस पर नेम प्लेट लगाएंगे, मंत्री जी के द्वारा लगाया गया पौधा, उसको पानी देने का ध्यान रखेंगे। एक व्यक्ति एक पौधा लगा रहा है दिखा के कि देखो मैंने एक पौधा लगाया, और काटने के लिए हजारों काट रहे हैं और पता भी नहीं लग रहा। तो जो लोग उस पर्यावरण को खराब करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, उसमें चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो भ्रष्ट अधिकारी हैं, हमें ये भी चाहिए कि हम उसको आइडेंटिफाई करें और उन्हें ऐसा करने से रोकें। चाइना में भी तो ऐसा ही किया गया है। चाइना एक विश्व के में उन्होंने एक उदाहरण स्थापित किया है। विश्व के सबसे बड़े नगरों में से एक बीजिंग जो नगर है, उन्होंने उसको काया पलट दी। खास तौर पे पिछले 25 सालों में यदि आप उसका अध्ययन करें बीजिंग शहर का, तो 25 से 30 साल पहले वो क्या था और आज क्या है, आप उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। उन्होंने अपना हवा को बदल दिया, पानी, ड्रिंकिंग पानी की क्वालिटी को बदल दिया। वहां पे रूटीन के अंदर जो पानी आता है वो ऐसा पानी है जैसा हमारी मिनरल वाटर पानी की बोतल में भी नहीं मिलेगा, उससे भी साफ पानी आएगा। उन्होंने भोजन सारा का सारा केमिकल से रहित कर दिया है, और एक नई चीज जो डेमोग्राफिकली आप देखने जो पहचान में आएगी कि वहां पे जो जीवन प्रत्याशा बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो बढ़ रही है। और एक व्यक्ति ने मुझे ये भी पता, डाटा मैंने देखा एक जगह, पढ़ा ये भी, कि औसत जो कद है उसमें इम्प्रूवमेंट, उसमें बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई। 2 से 3 mm, अच्छा, जो एक एवरेज हाइट है वहां के लोगों की, वो बढ़नी शुरू हो गई। और जबकि इंडिया में ये हाइट कम जा रही है। इंडिया में आप देखिए जो नई जनरेशन है, हम हमारे से जो पहले एंसेस्टर थे, हमारे जो बाप दादा थे, उनको देखिए, उनका शरीर को देखिए, और हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनको देखिए, ना केवल उनकी हाइट घट रही है, बल्कि जन्म के साथ वो जेनेटिकली कुछ ऐसी बीमारियां लेके पैदा हो रही हैं जिन्हें हम क्रोनिक डिजीज बोलते हैं, या ये जिन्हें हम लाइलाज बोलते हैं। जी। और हो सकता है कि वो जो नवजात शिशु उस बीमारी के साथ पैदा हुआ है, शायद जीवन भर उस बीमारी को कैरी करेगा, जीवन भर स्ट्रगल करेगा, और वो अभिशप्त है कि वो स्वस्थ जीवन नहीं जिएगा। तो देखिए कि जो समस्या है, हवा की जो समस्या है, ये हमारे लिए पूजनीय है। हम तो वायु को देवता बोलते हैं। कुछ ऐसे देवी देवता हैं जिन्हें हम साक्षात देखते हैं, जैसे कि सूर्य देवता है, जैसे कि जल देवता है, जैसे कि वायु देवता है, जैसे कि चंद्र देवता, ये हमारे लिए देवता है। आप देखिए कि कुछ साल पहले जब ये महामारी कोरोना नाम की खबर आई और वाहन चलने बंद कर दिए, सरकार ने बंद कर दिए, तो एक खबर आई थी कि पंजाब में कुछ खास स्थानों से पहाड़ियां दिखनी शुरू हो गई। जलंधर जैसी जगह से पहाड़ियां दिखनी शुरू हो गई थी, जो कि कुछ सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर है। तो क्या वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं थी? तो क्या हमें उस घटना से सबक लेके क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि साल में एक बार या साल में 2 बार, कुछ दिनों के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए हम केवल साइकिल पे चलें, या हम केवल अपनी गाड़ी को ना चलाएं? हमारे पास रास्ते कम नहीं है, रास्ते बहुत हैं, लेकिन हम अपनाना नहीं चाहते, सिर्फ दूसरे पर दोष लगा देना चाहते हैं। हम दोषारोपण करके अपने आप को मुक्त, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त अपने आप को मान लेते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हवा को शुद्ध रखना किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। यदि मैं हवा से सांस लेने की आशा रखता हूँ, शुद्ध हवा की, तो मेरी ये भी जिम्मेदारी है कि मैं खुद उसे साफ रखूं भी। मैंने अपने जीवन में ऐसे कितने पौधे लगाए, ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए। एक ऐसे देश में जहां पर हम बड़ को, पीपल को पानी देते हैं, जहां पर तुलसी को पानी देते हैं, जहां पर पौधों की हम पूजा करते हैं, और जहां पर हवन इत्यादि में हम उनकी पवित्र लकड़ी को संविदा के रूप में यूज करते हैं, उनका उसमें हवन में हम जलाते हैं इस लकड़ी को,
तो ऐसे देश के अंदर यदि अंधाधुन जंगल को काटा जाता है तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये सोचने का विषय है कि मैं हैरान होता हूँ कि आखिर कहाँ हमारी शिक्षा में कमी रह गई। टाइम टू टाइम लोगों को प्रोटेस्ट भी करना पड़ता है कि पेड़ ना काटें। पेड़ ना काटें। क्या ये डायरेक्ट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? देखिए, लोगों को इसके लिए आंदोलन करना होगा, क्योंकि हमें गवर्न करती है। अतः ये कह सकते हैं कि उनकी जिम्मेदारी बाकी से ज्यादा है। हाँ। लेकिन केवल गवर्नमेंट ही जिम्मेदार हो ऐसा कहना मुझे उचित नहीं लगता। भारत में जो पश्चिमी घाट के जंगल हैं, जो कि विश्व के 18 सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोतों में से गिने चुने हैं, उनमें से एक माने गए हैं। क्या हमने वहां पर अंधाधुन डिफोरेस्टेशन शुरू नहीं कर दिया? हम लोग क्या करते हैं कि जो वन माफिया इत्यादि होता है उससे तो भुगत रहे हैं, उससे तो निपट रहे हैं। इसके साथ अपने कुछ चहेतों को वो पेड़ों को काटने के लिए ऑथराइज कर देती है, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। तो जो पॉलिटिशियन इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, क्या वो खुद भी उस माफिया का पार्ट नहीं हुआ? इसको जनता कैसे संभालेगी? अब फिर स्टैंड करना ही पड़ेगा ना जनता को। आपको माफिया को भी माफ करना पड़ेगा, आपको उस करप्ट पॉलिटिशियन को भी माफ करना पड़ेगा जो ये सब चीजें करवा रहे हैं। और बैठने का समय नहीं है, बैठने का समय नहीं है। देखिए, जो व्यक्ति मेरी परमिशन के बिना मेरे इलाके से पेड़ काट रहा है वो तो गुनहगार हो गया। और यदि मेरी परमिशन से या मैं खुद उस पेड़ को काट रहा हूं तो मैं बेगुनाह हो गया। पहले तो इस परिभाषा को बदलिए। आपकी बिल्कुल सही बात है। काम तो गलत ही हो रहा है, पेड़ काटना काम गलत है। एक जगह पर वो लीगल है, दूसरी जगह पर वो इलीगल है। और अगर आपने परमिशन ले ली तो पेड़ काटना भी लीगल है, लेकिन उस परमिशन को दिया क्यों गया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अब देखिए, हवा के लिए जो सबसे बड़ा जिम्मेदार एक बिंदु है, एक कारण है, वो वृक्ष है। क्योंकि वृक्ष के अतिरिक्त हम किस किस चीज से हवा को शुद्ध करते हैं? एक तो हवन से करते हैं। भारत में वैदिक संस्कृति रही है जिसमें शुद्ध गाय का घी जलाया जाता है और वो तेजी से हवा को शुद्ध करता है। दूसरा वृक्ष है। हवन एक ऐसी संस्कृति बन चुकी है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में करे ऐसा संभव नहीं होता, ना ही उन्हें इसी विधि का ज्ञान होता, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति वृक्षारोपण कर सकता है। बिल्कुल कर तो दो काम करे, एक तो वृक्षारोपण कर दे, एक पेड़ को कटने से बचा ले। यदि प्रत्येक व्यक्ति इन दो चीजों के प्रति जागरूक हो जाए तो मैं समझता हूं कि किसी सरकार की, किसी माफिया की ऐसी हिम्मत नहीं है। मैं आपको अफ्रीका का एक उदाहरण देता हूं। अफ्रीका के एक स्थान पर किसी खास जंगलों को बचाने के लिए एक फॉरेस्ट ऑफिसर को नियुक्त किया गया कि एयर को हमने बचाना है, एयर के साथ फॉरेस्ट को बचाना है। ठीक है। और वहां पे कुछ कबीले ऐसे थे जो कि नरभक्षी भी थे। ठीक है। जब नया एक फॉरेस्ट ऑफिसर वहां पर अपॉइंट हुआ तो उसने एक स्कूल में, कॉलेज में जाके बच्चों से पूछा, डियर स्टूडेंट्स, जो मेरे से पहले जो फॉरेस्ट ऑफिसर था वो कैसा था? तो मालूम है बच्चों ने क्या जवाब दिया? बच्चों ने कहा, जी स्वादिष्ट था। आप देखिए, भारत जैसे देश में भी आप नागालैंड की तरफ जाएंगे तो उन लोगों के लिए जो वृक्षों से नाजायज फायदा उठाता है उसके लिए फॉरेस्ट ऑफिसर दुश्मन है। तो यहाँ लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की भाषा में। तो ऐसा क्यों हो कि हमें फॉरेस्ट ऑफिसर नियुक्त करना पड़े, बल्कि ऐसा हो कि जो लोग उन पेड़ों को काट रहे हैं वो खुद ही अपने हथियार लेके उसकी सुरक्षा के लिए क्यों नहीं आ जाते? कि यदि बाहर से कोई व्यक्ति आता है, बेशक वो उनके फायदे के लिए आया हो, तो लोकल लोग ये कह दीजिए, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, इन पेड़ों को बचाने के लिए हम खुद ही काफी हैं, हमें इस संस्कृति की आवश्यकता है। भारत एक ऐसी संस्कृति रही है और कुछ वर्षों में आप ये मानिए कि अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स के भारत में आने से पहले भी 2/3 एरिया इस देश का वो फॉरेस्ट कवर था, 66%। अब जो भारत की क्लाइमेट है, हमारे पर्यावरणविद ये बोलते हैं कि एक भारत जैसा देश जिसमें कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है जी, एक ऐसी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए 1/3 भूमि फॉरेस्ट के अंडर होनी चाहिए। ठीक है। यदि हम इसके वातावरण को शुद्ध चाहते हैं, अपने देश को हवा को शुद्ध, तो ये बैलेंस बनाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा। यदि
33% भूमि हमारी फॉरेस्ट कवर में है, तो हम अपनी ये मान के चलिए कि हमारी वायु शुद्ध हो जाएगी, हमें सांस लेने की दिक्कत नहीं आएगी और एक अच्छी हेल्थी सांस हम लेंगे। ठीक है। और हो क्या रहा है, हमारे पास 15% भी फॉरेस्ट कवर नहीं है। और जो है वो भी जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। और हम गवर्नमेंट जब डाटा देती है तो उसमें जो झाड़ियां हैं, उन झाड़ियां वाले क्षेत्र को भी फॉरेस्ट कवर में काउंट करके दिखाने के लिए, कि एक फेक डाटा बनाने के लिए कि हमारा इतने प्रतिशत भूमि फॉरेस्ट के अंदर है, उन झाड़ियों को भी काउंट कर लिया जाता है। ट्रैफिक के लिए, यातायात के लिए जो गाड़ियां यूज करते हैं उसमें प्रदूषण के एक सर्टिफिकेट रखते हैं कि पोल्यूशन कंट्रोल, मेरी गाड़ी वातावरण को प्रदूषित नहीं कर रही है, इससे संबंधित एक सर्टिफिकेट, एक प्रमाण पत्र मेरे पास होना चाहिए। अब हो क्या रहा है, मेरी गाड़ी प्रदूषित कर रही है, कोई बात नहीं, मेरे पास वो सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जब पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है, वो मुझे पकड़ लेगी कि आपकी गाड़ी में तो धुआं निकलता है, तो मैंने कहा कि सर मेरे पास तो ये सर्टिफिकेट है, इसका आप देखिए, तो वो मुझे छोड़ देंगे। इसके उलट मेरी गाड़ी में से किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं है और वो इको फ्रेंडली गाड़ी है, हो सकता है इलेक्ट्रिक गाड़ी भी हो, और मेरे पास वो प्रदूषण कंट्रोल का सर्टिफिकेट नहीं है, तो पुलिस मुझे पकड़ के मेरा चालान काट देगी। ऐसा ही होता है। तो बात तो एक सही तरह की ईमानदारी की आ गई। तो हम, इस बात का अर्थ क्या निकला कि जो हम बातें कर रहे हैं, जो हम नियम बना रहे हैं, जो हम कानून बना रहे हैं, वो केवल पेपर पे कर रहे हैं, हम धरातल पे उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग लेक्चर देने की बजाय, भाषण देने की बजाय, नसीहत देने की बजाय उन बातों को अपनाना आरंभ करें, समझाना आरंभ करें और खुद समझना आरंभ करें। और शुरुआत कहाँ से होगी? अपने से होगी। खुद से पहले खुद से शुरुआत करना आरंभ करें, ये इसका समाधान। दिल्ली के अंदर ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि फॉसिल फ्यूल्स पर चल रही हैं या थर्मल प्लांट्स हैं, इनका क्या समाधान हो सकता है फिलहाल? देखिए, भारत में एक डाटा के अनुसार जितनी बिजली का प्रयोग है, 70% बिजली वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट से आती है। सरकार इसके पीछे तर्क देती है कि प्रत्येक स्थान पर जल विद्युत, जिसे हम ग्रीन एनर्जी बोल सकते हैं या सनलाइट, ये प्रत्येक स्थान पर हम जल विद्युत नहीं बना सकते, कि जल विद्युत वहीं बनेगी जहां पर पेरेनियल रिवर्स है, ठीक है, और जहां पर कहीं ना कहीं खड़ा पानी ऊपर से नीचे गिरता है, जिसे जलप्रपात भी बोल देती हैं, वाटरफॉल्स बोलते हैं, ताकि नीचे टर्बाइंस लगा सकें। और गिरता हुआ जो पानी है वो जब पहिए पे गिरता है, टर्बाइंस को चलाता है, जिससे बिजली जनरेट होती है। वो किसी प्रकार का वेस्ट को, धुआं इत्यादि नहीं छोड़ती, कोई राख ऐश उसमें नहीं बचती, ठीक है, क्योंकि वो ग्रीन एनर्जी है। ठीक है। तो जिस स्थान पर पेरेनियल रिवर्स नहीं है, तो सरकार वहां पर थर्मल बिजली देनी शुरू कर देती है। तो हम क्या कर रहे हैं, कोयले को तोड़ के जला के उससे बिजली पैदा करते हैं। उस थर्मल प्लांट से जो ऐश निकलती है, जिसे फ्लाई ऐश बोलते हैं, वो हमारे लिए अन्य किसी भी चीज से अधिक खतरनाक है। अन्य किसी भी चीज से हवा को प्रदूषित करने के अधिक खतरनाक है। और वो केवल आसपास के प्रोजेक्ट के आसपास के एरिया में नहीं, वो सैकड़ों किलोमीटर तक वो ट्रेवल करती है। अच्छा। और मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बठिंडा में जो थर्मल पावर का प्रोजेक्ट लगा था, उसके 100 किलोमीटर दूर तक उससे जो निकलती फ्लाई ऐश है, उसके कण पाए गए। अच्छा। अब उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया है। अब लोग विरोध करते हैं ना खुलेआम, मैंने देखा है लोगों को, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, झारखंड हो, ऐसी इंडस्ट्रीज जो वहाँ की हवा को, वहाँ के पानी को खराब कर रहा है। जब लोगों ने महसूस किया है कि सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, तो वो खुद गए हैं और उन्होंने खुद प्रोटेस्ट करके उन इंडस्ट्रीज को बंद करवाया। ठीक है जी, आपने इंडस्ट्रीज की ये बात की कि वो कौन सा फ्यूल यूज करते हैं। देखिए, समय के साथ धीरे धीरे जो नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, वो तो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करती हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी में प्रदूषण की कोई बात नहीं है। जब तक वो कोयले का यूज करती हैं या डीजल का यूज करती हैं, हमारे इंडिया में ज्यादातर डीजल का यूज रहा, कोयला का यूज रहा, वो बहुत ज्यादा प्रदूषित करते हैं। उसके लिए चिमनी को ऊंचा होना चाहिए। कितना ऊंचा? वो 200 फीट तक ऊंची जाती है। अच्छा। या इतनी ऊंची जाती है कि जहां तक वो धुएं के पार्टिकल हवा में विलीन हो जाए, वो हवा की नीचे की परतों में ना आने पाए, ताकि लोगों के सांसों में मिक्स
ना ताकि जाए। लोगों की जो ब्रीदिंग एयर है उसको वो खराब ना करें। ठीक है। और एक निश्चित ऊंचाई तक जब वो चली जाती है, 200 फीट से ऊपर चली जाती है, तो वो हवा में घूम रही है, वहां पर भी वो खराब है, वो ठीक नहीं है वहां पर भी। लेकिन किसी ना किसी समय रेन के साथ वे कण मिट्टी में आ जाएंगे। एक बात तो ये होगी। बिल्कुल। अब ये देखिए कि जो इंडस्ट्रीज बिजली को यूज करती है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करती है, वहां क्या हो रहा है? हम बेतहाशा एसी लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहे हैं। अब आप देखिए जो एयर कंडीशनर है उससे जो गैसेस निकलती हैं, छोटे छोटे गांवों के अंदर हमने लगभग हर घरों के अंदर एसी लगाने शुरू कर दिए। और एसी से जो गर्मी निकल रही है वो इस लेवल की है कि आप सुबह, खासतौर पे गर्मियों में जब एसी का प्रयोग ज्यादा है, सुबह 5 बजे के आसपास अपने घर के आसपास जो भी पार्क है, आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए और किसी एसी के नजदीक से निकलते हैं तो आपको सांस लेना दूभर हो जाएगा। जो सुबह की हम बोलते हैं कि हवा बड़ी शुद्ध होती है, आपको उस समय भी सांस नहीं आएगा। तो एसी को तो लगाना पड़ेगा क्योंकि हम गर्मी को टॉलरेट नहीं कर पाते। तो ऐसा क्या करें कि हमें एसी भी ना लगाना पड़े? तो घूम घाम के फिर वही समाधान आ गया। इन सब चीजों का समाधान एक ही है कि जितने आप मैक्सिमम पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ लगाएं। और एसी का प्रयोग कैसे है, हमें उसका प्रयोग नहीं आता। देखिए जापान जैसे कंट्रीज में जो एसी मार्केट से मिलता है वो फिक्स होता है कि उसे 26 डिग्री से कम पे आप नहीं कर सकते। भारत में जो एसी आती है उनकी जो मिनिमम रेंज है वो 16 है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और हम जब घरों में बोलते हैं कि मुझे तो ज्यादा गर्मी लग रही है, इसे और कम करो ताकि और ठंडी एयर आए। एसी को प्रयोग करने का एक तरीका है कि उसे एक निश्चित तापमान से कम ना करें। और भारत जैसे देश में भी यदि 26 डिग्री तापमान की हवा आपको मिल रही है तो ठीक है, तो टॉलरेबल है। हाँ। 30 डिग्री तक भी आप टॉलरेबल है, वो वहां पर आप पंखे का भी प्रयोग कर सकते हो। और वहां पे आपको आवश्यकता नहीं है कि आप एसी का ज्यादा प्रयोग करें। और ज्यादा उसको फास्ट चलाने से जो वो उन गैसों को जो एमिट करता है, वो गैसें हमारे टेम्परेचर को, हमारे हवा को बहुत तेजी से उसका तापमान बढ़ाती हैं। और जब वो तापमान बढ़ाती हैं और जहरीले कण उसमें घुलते हैं तो वो तो सांस को दम ही घुटेगी, वो शुद्ध हवा नहीं देगी। अगर आज एसी ठीक से नहीं चलाया, आने वाले समय में उसकी कीमत भी देनी पड़ेगी। जी, हम ऐसी नस्ल पैदा कर रहे हैं जो जिसमें इम्यूनिटी है ही नहीं, जिसमें सहनशीलता है ही नहीं, जो ठंड को, गर्मी को, बारिश को झेल ही नहीं पाता। हल्की सी सर्दी होगी तो उसे जुकाम हो जाता है, हल्की सी गर्मी होगी तो उसे लू लग जाती है। तो हम एक ऐसी नस्ल क्यों नहीं पैदा कर सकते कि जो मौसम के मामूली बदलाव को झेल सके। ऋतु का परिवर्तन, ऋतु के परिवर्तन पे तो हमारे त्योहार बने हुए हैं। जब ऋतु परिवर्तन होता है तो हम तो त्योहार बनाते हैं, हम आने वाली रुत का स्वागत करते हैं। लेकिन अब तो हम बीमारियां मनाते हैं। अब हम बीमारियां ले रहे हैं। तो जो आने वाली रुत है जिसका हम स्वागत करते हैं, जिसके स्वागत में हम त्योहार बनाते हैं, क्या हम उसके स्वागत बीमारियों से करेंगे? अब हम जो प्राइस पे कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आने वाली नस्लों को, फ्यूचर जनरेशंस को हम अपनी ये कीमत, अपनी ये बीमारियां एक विरासत के रूप में दे रहे हैं, जो कि हमारी गैर जिम्मेदाराना जीवन शैली को दर्शाता है। किरण जी, जो आपने सवाल उठाया उससे संबंधित में कुछ और जानकारी जो कि आज मानवता के लिए एक नई बात हो सकती है और हो सकता है कि भविष्य में वो एक प्रमुख मुद्दा बन जाए, वो भी आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आप प्रतिदिन जलवायु परिवर्तन की बातें सुनते हैं, क्लाइमेटिक चेंज की बातें सुनते हैं, और ये भी सुनती हैं कि मनुष्य की जो मिसडीड्स हैं उनसे क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, वैश्विक तपन हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जी, जिसके परिणाम स्वरूप ही हम भुगत रहे हैं। एक नई चीज इसमें वैज्ञानिकों ने नोट की है कि जो ऋतु परिवर्तन है उसका मानव बिहेव के ऊपर, मानव स्वभाव के ऊपर उसका फर्क पड़ रहा है। वो कैसे? देखिए, मैं एक खास मौसम में रहने का आदी हो गया हूँ, ठीक है, या मैंने एक ठंडे मौसम में, गर्मियों के मौसम में मुझे ठंडक के लिए मैं पहाड़ों पे चला गया, घूमने के लिए चला गया, ठीक है, या मैं किसी खास स्थान पर कि यहाँ की तो जलवायु अच्छी होती है वहां पे चला गया। ये समझिए कि मैंने किसी खास जलवायु से पहले उसकी तैयारी करते हुए अपने किसी फार्म के अंदर कोई खास फसल बो दी कि अब ये फसल आएगी, अब ये ऋतु आएगी तो मेरी ये फसल ग्रो हो जाएगी,
अच्छी मुझे पैदावार मिल जाएगी। अर्थात मैं किसी भी मौसम से संबंधित काम को पहले एडवांस में कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन मैंने ये देखा कि ऋतु परिवर्तन की वजह से वो मौसम लेट आया, गर्मी थी तो गर्मी लेट आई, सर्दी थी तो सर्दी लेट आई। अच्छा। तो मैंने जिस चीज की तैयारी की थी वो हुई नहीं, फसल नहीं होगी, वो फसल नहीं हुई। मैंने टमाटर को बोना था और मेरी, क्योंकि वो ठंडक या वो गर्मी जितनी चाहिए थी उतनी नहीं आई और मेरी फसल खराब हो गई। मेरी गेहूं या मेरे चावल की फसल खराब हो गई। अब मेरे लिए वो साल भर का अनाज है। जलवायु परिवर्तन से या क्लाइमेटिक चेंज से या ऋतुओं के हेर फेर से वो मेरी फसल नष्ट हो गई। तो मेरा स्वभाव खराब हो गया, मैं थोड़ा सा अकड़ हो गया। अच्छा। और मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा। और मैं किसी से सही ढंग से बिहेव भी नहीं कर रहा, बात भी नहीं कर रहा। और ऐसे ऐसे लोगों की जब संख्या बढ़ जाती है तो हम मिलजुल के, जो हमारी भाईचारे की ग्रामीण संस्कृति है, हम उस संस्कृति से भी दूर होते जा रहे हैं। एक बड़ी हैरानी की बात है ये। देखिए कि मनुष्य का स्वभाव, उसके ऊपर ऋतुओं के बदलने का असर हो जाना, ये मैंने कुछ दिन पहले एक अखबार में पढ़ा। फिर मैंने एक किसी पर्यावरणविद से बात की, उन्होंने बताया कि इसके ऊपर वो रिसर्च आर्टिकल भी बना रही हैं और उन्होंने ये बताया कि जिन क्षेत्रों में कृषि मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर है या जिनके पास सिंचाई के ज्यादा साधन नहीं है, उन क्षेत्रों में लोगों का बिहेव तब निकृष्ट हो जाता है जब उनके किसी भी प्रकार से जलवायु की तरफ से उनको कृषि में दिक्कत आती है। तो मैंने पूछा कि ये तो पहले भी होता था, कि मान लीजिए 100 साल पहले भी समय पर मानसून अगर नहीं आई तो कहते थे उस समय जो बात होती थी वो रेयर थी, अब रूटीन बनता जा रहा है। अच्छा, वो बड़ी तेजी से बार बार वो तेजी से होता जा रहा है। मैंने गर्मी के सीजन में अपने खेत को खरीफ की फसलों के लिए तैयार करना शुरू कर दिया और जितनी गर्मी मुझे चाहिए थी उतनी गर्मी ही नहीं आई। उस गर्मी से जो मेरा खेत प्रॉपर तैयार होना है वो तैयार ही नहीं हो रहा। और ये समस्या यदि एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष के लिए मैं 10 साल 15 साल लगातार इस समस्या को मैं झेल रहा हूँ। उसके बाद मैंने अपनी वो क्रॉपिंग स्टार्ट कर दी, फसल उगानी। तो जब उसके पकने का समय आया, उस समय तक जितनी मुझे गर्मी मौसम में चाहिए थी वो पर्याप्त उसको नहीं मिली, अतः मेरी फसल पकनी बंद हो गई। हम रबी की फसल खासतौर पे गेहूं को कब काटते हैं? बैसाखी के आसपास काटते हैं। बैसाखी के आसपास जो धूप खिली होती है, यदि वो धूप खिली ना हो तो जो गेहूं का दाना है वो खिलेगा ही नहीं। एक दूसरा कनेक्शन भी जा सकता है इसमें, वो ये कि जो फसल है वो अलाइव है, जिंदा है, जीवित है जी। और वो मौसम के साथ स्ट्रगल कर रही है जी। वैसे ही ढांचे में वो बनी जी, जैसी भी तैयार हुई, क्योंकि उसका स्ट्रगलिंग एलिमेंट रहा जी। तो साइकोलॉजी ये भी कहती है कि आपने जिस तरह का भोजन ग्रहण किया है, आपकी मानसिकता भी उसी दिशा में जाएगी। मैं एक रूल फॉलो करती हूँ। बहुत बढ़िया, आप बहुत ही बढ़िया जो आपने बात की है, उसका उदाहरण देता हूँ आपको। आप ही की बात को एंडोर्स करते हो, उसका उदाहरण देता हूँ। हम कपास 3 तरह की कपास उगाते हैं जी। छोटे रेशे वाली, मध्यम रेशे वाली, बड़े रेशे वाली। अच्छा। जो आपने बताया कि जो फसल है वो भी इंसान की तरह ही अपने आप को सरवाइव करने के लिए मौसम के अंदर, क्लाइमेट के अंदर स्ट्रगल कर रही है। देखिए जिन जिन स्थानों पर उस बढ़िया कपास के लिए, लॉन्ग स्टेपल कॉटन के लिए हमने एक खास पर्यावरण में उसको उगा दिया और वो पर्यावरण उसमें ही मिला, तो बाद में जब हमने मंडी में आके देखा, अरे ये तो बढ़िया वाली अमेरिकन कॉटन थी, लॉन्ग स्टेपल कॉटन थी, इसकी तो क्वालिटी डाउन हो गई। तो जो आपने बात की, मैंने उसी का उदाहरण दिया है कि एक फसल के अंदर हमने नोट किया, खास तौर पे कपास में, कि जो हम एंड प्रोडक्ट ले रही हैं उसकी जो क्वालिटी है वो इसलिए डाउन हो गई क्योंकि वो फसल अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अंदर, वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं था, उसमें पूरी तरह से पल्लवित नहीं हो पाई। बिल्कुल ठीक। जो फ्लोरिकल्चर है, जिसे हम फूलों की कृषि बोलते हैं, नीदरलैंड तो एक ऐसा देश है जो 2000 तरीके का ट्यूलिप उगाता है और उसका ट्यूलिप पूरे विश्व में बिकता है। अब हमने यहाँ पर गेंदा उगाना शुरू कर दिया। हमने क्या किया है कि गेंदे की कुछ नस्लें नहीं ले आए जो बदलते हुए मौसम के साथ अपने आप को अडॉप्ट कर लेती हैं। गुलाब की वो चीजें बंद होनी, गुलाब जो देसी गुलाब है उसकी क्वालिटी में फर्क आना शुरू हो गया। हाँ। देसी गुलाब की खुशबू अलग है
और वो भोजन के खाने के काम आता है। हम उससे मिठाइयाँ जैसे गुलकंद बनाते हैं, कुछ मिठाइयों में उसकी पत्तियों को सुखा कर डाल देते हैं और उसमें उसके टेस्ट में फर्क आना शुरू हो जाएगा। तुलसी की बात करता हूँ, तुलसी के हम अर्क निकाल लेते हैं। तुलसी का जो अर्क निकलता है, जिन क्षेत्रों में क्लाइमेटिक चेंज की शिकायत ज्यादा है, वहां पे तुलसी का जो अर्क है उसकी डेंसिटी में फर्क है। हाँ, मतलब वो बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट एसेंस जो वो नहीं जो मिल पाएगा। फसलें जिस गुणों के लिए अधिक प्रसिद्ध थी, वो फसलें अपने गुण को खो रही हैं। मैं ये और कहना दिल्ली चाहता के हूँ। लोग जो हैं वो सेल्फ क्रिएटेड क्लाइमेट चेंज लेकर आ गए वो हैं। लेकर आ रही हैं और हमारे पास वो उनके साथ साथ में ऊपर से ये भी कह सकते हैं कि भी जो भोजन भी हम ले रहे हैं, हाइब्रिड फसल ले रहे हैं हम सारे। हाँ, तो जो हाइब्रिड फसल हम भोजन कर रहे हैं, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन की पावर है वो कम है। तो ऊपर से आपको एयर की क्वालिटी कम कर दी, तो सर्वाइव कैसे करेंगे? एक तो आपने हवा खराब कर दी और दूसरा इम्यूनिटी वीक कर दी। हवा से इम्यूनिटी वीक। यदि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है तो हम उस हवा को झेल लेंगे। ये बात 30 साल पहले तक थी। 30 साल पहले तक आप यूं समझते, 40 साल पहले तक जब एयर खराब होनी शुरू हुई, उस समय हमारे लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी थी, वो झेल गए थे। उससे अगली जनरेशन हम बीमार होना शुरू हो गए और जो हमारे से अगली जनरेशन है वो बर्थ के साथ उन बीमारियों को लेके आने शुरू कर देंगे। तो जनरेशन के साथ साथ ये चीजें ऐसे निकृष्ट होती जा रही। तो अब हमें स्टैंड लेना ही होगा। अब ये हमारी मजबूरी है। यदि अब नहीं तो कभी नहीं। यदि अब हम नहीं जागेंगे तो इतनी देर हो जाएगी कि शायद हमें हमारा पर्यावरण जागने का अवसर ही नहीं देगा।